दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में, क्योंकि अभी हमने मूल अधिकारों से संबंधित या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे उनको हमने समझे हैं। और हम लगातार अपनी क्लासेस में इस चीज़ को करते हुए आ रहे हैं कि जो भी टॉपिक हम लोग फाइनल कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, ताकि हमारा जो एक हमने कितना सीखा है वो हमें लोगों को मालूम चल सके। तो बिल्कुल वैसे ही शुरू करते हैं जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस और ऑप्शंस आ जाएंगे, आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर दीजिएगा। तो इसी के साथ ही जो है हम लोग शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में हमारे इस क्लास को। और शेयर करने के बाद कमेंट में थम्स अप जरूर भेज दीजिएगा कि हमें लगे कि हाँ आप लोग शेयर किया है आप लोगों ने। तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और इसके साथ ही लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। तो इसी के साथ ही लेते हैं पहला क्वेश्चन और ये आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है? कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इसका आंसर जो है बड़ी ही आसानी से आप लोग दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या बोला है? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अभी जो है क्या नहीं है? मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि ये क्या है? यह है अब लीगल राइट्स है, यानी कि विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है, फंडामेंटल या मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार क्या होगा? यहाँ पर मूल अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि जो विधिक अधिकार है ये किस में है? अनुच्छेद 300A में है, जो कि संविधान के भाग 12 में है। चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियरिफाई की हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं की है पिछली वो क्लासेस कर लें, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स पर आए तो बड़ा ही मजा आएगा उनको करने में। नहीं तो अभी जो है क्या लगेगा कि बस देखेंगे और कुछ नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24। क्या पूछा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज, उपचार, मल्लम पट्टी करना है तो किसमें था? अनुच्छेद 32 में। पिछली भी क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया है। तो इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का जिक्र किया गया है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की रिटों का जिक्र किया गया है। और इसके अलावा 226 में भी उपचारों की बात की गई है, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। और 32 में कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो चलिए यहाँ तक का कंसेप्ट जो है अभी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 1। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर सीधा सा है भाग 3। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इससे आसान और सटीक क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। तो मैग्ना कार्टा को बड़े ही आराम से आप लोगों को समझाया था। जो पहली क्लास है मूल अधिकारों की, जिसमें मूल अधिकार क्या है और अनुच्छेद 12 से 13 तक का कंसेप्ट मैंने समझाया, तो उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया था कि मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है संविधान में? भाग 3 को कहा। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, राइट टू लाइफ की बात हो रही है, पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए फटाक से, बहुत स्लो काम कर रहे हैं आप लोग। तो ऑप्शन बी होगा इसका, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है क्या है? स्वतंत्र प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही जो है आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 22 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें मेनका गांधी केस भी मैंने आप लोगों को समझाया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होगा, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसमें समझाई थी। अनुच्छेद 21 में बड़े आराम से मैंने चीज़ों को बताया था कि जीवन से संबंधित निजता का अधिकार वगैरह सारे कंसेप्ट मैंने इसमें क्लेरिफाई किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो वापस वही क्वेश्चन आ गया है, क्या होगा इसका आंसर? संपत्ति का अधिकार। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था, 78 में किया गया था, 78 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1978 में किया गया था। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया मूल अधिकारों से हटाकर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते रहिए, कमेंट में आंसर डालते रहिए। कमेंट जो है आपके फटाक से आ जाने चाहिए, क्वेश्चन देखते ही स्क्रीन पर आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। तो क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार या शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 226। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, इसका बहुत ही आसान और ईजीएस्ट क्वेश्चन है और मैंने पिछली क्लास में बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे से इन दोनों कंसेप्ट को समझाया। और अभी भी मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए क्वेश्चंस का जो दायरा है, बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसके साथ साथ जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उन सभी प्रश्नों, जो भी प्रश्न बने हैं अगर मूल अधिकारों से बने हैं तो कुछ इस तरीके से ही प्रश्न बने हैं आप लोगों के। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आईपीसी की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो एसआई का पेपर दे रहे हैं वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे ख्याल से बहुत पहले ही फटाक से दे चुके होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखकर कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध बताया गया है? दंडनीय अपराध बताया गया, किस आईपीसी में दंडनीय अपराध बताया गया? ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? आईपीसी की धारा 306, धारा 308, धारा 307, धारा 309। तो क्या होगा? आईपीसी सेक्शन 309, 309, 309 यानी कि 309 में क्या बताया गया है कि आत्महत्या करना दंडनीय अपराध है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही आपकी स्क्रीन पर है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे कंसेप्ट बताए थे या कुछ लोगों को बताया था जिनको प्राप्त नहीं है या जारी नहीं किया जा सकता है। ये तो मैंने बताया जिनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये किनको प्राप्त नहीं है? निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार एवं शत्रु देश को, यानी कि जिसको अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दो रूपों में गिरफ्तार किया जाता है। एक तो जो सामान्य गिरफ्तारी होती है और एक निवारक के रूप में होती है। निवारक के रूप में गिरफ्तारी का मतलब क्या है कि अगर भविष्य में कैसे गिरफ्तार होगा कि अगर उसको लेकर ऐसा लगता है सरकार को कि अगर इसको छोड़ दिया जाए, खुले में रहेगा तो क्या होगा कि आगे कोई घटना घटित हो सकती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है या क्राइम कर सकता है ये, तो उसको क्या होती है, शक के बिहाफ पे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यहाँ वही है। तो इसको एक तो ऐसा व्यक्ति जो निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार है और दूसरा जो शत्रु देश का है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोलता है? शत्रु देश और मित्र देश, आतंकवादी मित्र देश या भारतीय एवं शत्रु देश। तो इसका आंसर क्या होगा? निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार एवं शत्रु देशीय। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू को बहुत अच्छे से समझाया था। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निहित है? किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निहित है? तो ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 13, 226, 236, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, 226, 237, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, 33 और 226, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। मैंने आप लोगों को इसमें अच्छे से समझाया है कि 13 मैंने जो आर्टिकल बताया था, क्या बताया था? न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू करता है और यहाँ पर मूल अधिकारों को लेकर कोई कानून ऐसा बनता है तो यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 बहुत अच्छे से तीनों ही अनुच्छेद मैंने समझाए हैं। तो जिन्होंने क्लास नहीं की है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लासेस को, मूल अधिकारों को लेकर जो क्लासेस शुरू से अंत तक पढ़ी हुई हैं उन सभी को टाइम निकालो करो, क्योंकि भाई पता है मुझे कि तुम लोग बड़े बिजी लोग हो, घर में भी लॉकडाउन में हो,
लेकिन उसके बाद ही पता नहीं कहाँ बिजी हो सकता है कि फेसबुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो या व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बैठे हो। आजकल इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी भी तो चल रहा है, उसमें भी जो है एडमिशन ले लिया होगा और उसमें बिजी रहोगे, पूरा दिन निकाल लेते होगे। तो भाई कंपटीशन देना है, कुछ करना है तो लग जाओ अपने तैयारी में और क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दो, सारे क्लासेस करो एक तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। जो लोग केवल सुन रहे हैं ना, वो सुने नहीं, वापस चले जाएं, छोड़ के चले जाएं, देखे नहीं। सुनने का काम नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है। सुनना नहीं है केवल कि बैठ गए हैं बस सुन रहे हैं कि मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं कि क्वेश्चन बोल रहा हूँ फिर आंसर दे रहा हूँ, ऐसा सुनने वाला काम नहीं है यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, तब तो देखो वीडियो, नहीं तो आप वापस जा सकते हो। क्लियर है? नहीं, और उसके बाद अगर देखो तो पूरे उससे देखो कि आप कमेंट में आंसर डाल रहे हो, तो कमेंट में आंसर डालो, देखो। लेकिन अगर कमेंट में आंसर डालना है तो आपको नहीं पता है, नहीं कुछ आता है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाइए, मूल अधिकारों से संबंधित जो भी वीडियोस मैंने डाली हैं, जो भी क्लासेस हुई हैं, उनको एक बार देखो, नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद कमेंट में आओ, यहाँ पर आंसर दो। बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने में। एक जिज्ञासा जगाओ अपने अंदर, एक ज्वाला को जगाओ, ताकि आप अपनी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सको जिसके लिए आप खड़े हो रहे हो। नहीं तो अगर कुछ करना नहीं है तो कुछ सोचो नहीं, अगर कुछ सोचा है तो उसके लिए लग जाओ, पूरे जी जान से लग जाओ, क्योंकि अभी नहीं किया तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही समय है कि अभी आपको लगना पड़ेगा। तो चलिए लग जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो ऑप्शन है संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या प्रधानमंत्री को। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, तो क्या होगा इसका आंसर? न्यायपालिका को। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका, जुडिशरी को क्या कहा गया है? जुडिशरी को जो है संरक्षक कहा गया। मैंने क्या बताया था? गारंटर कौन है? कल जो क्लास हुई थी, या जो अनुच्छेद 32 वाली क्लास हुई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाली जो क्लास हुई है, उसमें मैंने क्या बताया है कि एक मशीनरी काम करती है और उस मशीनरी का नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय नाम है। वो गारंटर है, मूल अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, गारंटर कौन है मूल अधिकारों का? उच्चतम न्यायालय। और उसका संरक्षक किसे कहा गया है संविधान का? उच्चतम न्यायालय को, न्यायपालिका को कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीला, कठोर। तो देखो भाई, बड़ा ही आसान प्रश्न है, क्यों इतना आप लोग कर रहे हैं? तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। बड़े ही आराम से पढ़ाया था शुरुआत में कि मूल अधिकार क्या होते हैं। जब मैंने इस चीज़ को समझाया शुरू में, मैंने यही चीज़ बताई थी कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डालिए, जल्दी जल्दी आंसर डालिए। देखिए बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर कीजिए जल्दी से। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? वाद योग्य है। वाद योग्य है मतलब, वाद योग्य है मतलब क्या? कि आपका मूल अधिकारों का हनन होता है। तो आप अनुच्छेद 32 आपको क्या अधिकार देता है कि आपको भैया सीधे जो है मूल अधिकार का हनन होगा तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आके खड़ा कर देंगे कि कहो कि हुजूर मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, इसकी रक्षा करो जल्दी से। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान और प्यारा सा प्रश्न है और ये एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ऑप्शन है नियमों का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है कार्य और सामग्री की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए फटाक से। बड़ा ही आसान प्रश्न है, इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप इसका भी आंसर नहीं दे सकते हैं तो दिक्कत है कहीं ना कहीं, यानी कि आपने ईमानदारी से काम नहीं किया है, ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है, क्लासेस ईमानदारी से नहीं देखी हैं, भाग के देखी हैं, तेजी से देखी हैं, तोड़ फोड़ के देखी हैं। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी बहुत अच्छे, भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता में ही तो प्रेस की स्वतंत्रता आती है। और ये मैंने किस अनुच्छेद बताया? अनुच्छेद 19(1) का ए। अनुच्छेद 19(1) का ए में क्या है? अभिव्यक्ति एवं की स्वतंत्रता का कंसेप्ट उसमें दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? किससे संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बच्चों के शोषण से, बच्चों की बात कर रहा है, बच्चों के शोषण की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 17, 19, 23, 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए दो अनुच्छेद बताए थे मैंने, 23 और 24।
जिन लोगों ने देखा है बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। 23 और 24 बताया था, उसमें से 23 जो था मानव दुर्व्यापार को लेकर था, बलात् श्रम को लेकर था, लेकिन 24 किसको लेकर था? बाल श्रम को लेकर था। तो आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 24 होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये एक तरीके से एक सिचुएशन आपके सामने रख दी है। तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्या आएगा आंसर इसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि मैंने बताया था कि 14 वर्ष के कम बच्चों को आप परिसंकटमय यानी संकटमय कारखानों में काम में नहीं लगा सकते। पटाखे बनाने का कारखाना है भाई, अगर जरा सी आग लग गई तो क्या होगा? बच्चों की मृत्यु हो सकती है, कोई सेफ्टी नहीं हो सकती है। छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कोई गलती हो गई, उनकी वजह से किसी कहीं पे आग लग गई तो क्या होगा? नुकसान होगा। और किसका नुकसान होगा? जान का नुकसान होगा। चलिए इसके साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। बहुत अच्छे से इसके लिए अलग ही का वीडियो डाली थी, क्लास हमने अलग की थी, और हर एक सेक्शन का क्लास जो है हमने हर एक मूल अधिकार का क्लास जो है अलग अलग किया है। तो ऑप्शन है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका आंसर क्या होगा? धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर। देखिए तुरंत हो जाना चाहिए, 10 सेकंड भी मैं आप लोगों को ज़्यादा देता हूँ। तुरंत जो है क्वेश्चन को देखते ही आंसर दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शंस की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं पहले बोल चुका हूँ, आपके जो अच्छे मित्र होंगे एग्जाम में वो कौन होंगे? क्वेश्चंस होंगे, ना कि ऑप्शंस होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? यानी कि अनुच्छेद 32 के द्वारा कौन से अधिकार लागू करवाए जा सकते हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 32 के द्वारा मैंने आपको बताया था केवल और केवल किस मामलों में इसमें रिट जारी किए जाएंगे? मूल अधिकारों के उल्लंघन में। किस मामले में किए जाएंगे? मूल अधिकारों के उल्लंघन में। तो अनुच्छेद 32 में क्या होगा कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, उसको लागू करवाने के लिए, पुनर्स्थापित करवाने के लिए अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को जो है क्या करवाता है? प्रवर्तित करवाता है। अनुच्छेद 32 लागू करवाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब आपके सामने 5 में से 4 रिट हैं आपके सामने। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश। इनमें से कौन सा रिट जो है किस लिए जारी किया जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही और सटीक आंसर देते हैं। मेरे आंसर देने से पहले मैं 3 तक गिन रहा हूं, जल्दी से 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। हैबियस कॉर्पस मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किडनैप करके रखता है, बंदी बनाकर रखता है, तो वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही तो वायलेट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि इस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए मेरे सामने, को प्रस्तुत किया जाए। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, ये भी रिट को लेकर है। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है, या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? यानी कि इसमें कर्तव्य का पालन करने के लिए किसी सार्वजनिक संस्था को या सार्वजनिक व्यक्ति को ये रिट जारी कर रहा है कौन? न्यायालय। तो कौन सा रिट होगा? परमादेश होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, अधिकार परीक्षा होगा या प्रतिषेध होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। पिछली क्लास में ही बताया है और पिछली क्लास जिन्होंने अच्छे से की है वो इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? परमादेश। परमादेश इसका आंसर होगा। तो कुछ सीखिए, सीखने की जिज्ञासा रखिए। जब तक आप सीखने की जिज्ञासा नहीं रखेंगे आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। इस बात को मान लीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी चीज़ में, और ना ही कोई सीखा सिखाया जन्म लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भाई यहीं से एंड भी करते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विधिक अधिकार। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर विधिक अधिकार होगा। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है
या कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए कि आपने क्या खोया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो देखिए ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, ऑनलाइन क्लास है और पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पर। आप लोग जाइए और एक बार फिर से पीछे से पूरा एक एक चैप्टर को अच्छे से, एक एक मूल अधिकार को अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि अगर इनसे आने वाला एक भी प्रश्न अगर आप लोगों से छूटता है तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने सही से अपना 100% नहीं दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक जो है आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे से कमेंट में आंसर दिए हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया है। इसके साथ ही लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके सामने लाते रहें। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, DPSPs की चर्चा करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करेंगे। संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे कि क्या है ये सिद्धांत और किस तरीके से ये काम करते हैं और क्या ये प्रभावी है या नहीं है, इसको प्रभावी करने के लिए क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि पीछे का जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको आप ठीक से समझते हुए आगे की तरफ बढ़े, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपने जो लास्ट क्लास की है वही याद रहे, पीछे का कुछ याद नहीं रहे। तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर मैं ऐसे ही देता रहूँगा, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग भी मेहनत करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।